नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू, चाहे वह सरकार की बात हो या जनता की सरोकार की। आज हर खबरों को आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में सबसे पहले बिहार की खबर, संक्रमण बढ़ा, अस्पतालों में फिर कम पड़ने लगे हैं आईसीयू बेड। पटना जिले और राज्य के अन्य हिस्से में पहले की तुलना में कोरोना संक्रमितों की संख्या में जरूर कमी आई है, लेकिन अस्पतालों में गंभीर मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इससे अस्पतालों में आईसीयू बेड व वेंटिलेटर की संख्या में कमी पड़ने लगी है। राज्य के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल एम्स में पहले के मुकाबले मरीजों की संख्या में जरूर कमी आई है, लेकिन जितने मरीज भर्ती हैं हालात गंभीर है। यही हाल पीएमसीएच और कुछ निजी अस्पतालों की है। पारस रूबन जैसे निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या अधिक होने से वहां आईसीयू मिलना मुश्किल है। वार्ड में भी मुश्किल से जगह मिल पा रही है। बिहार में 1837 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, 8 की हुई मौत। बिहार में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 94.17% दर्ज की गई है, जबकि एक दिन पूर्व स्वस्थ होने की दर 94.47% दर्ज की गई थी। वहीं मंगलवार को 1837 नए संक्रमितों की पहचान की गई है और 8 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। पटना में सर्वाधिक 392 संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि सीतामढ़ी में 114 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,06,961 और मृतकों की संख्या बढ़कर 1,011 हो गई है। राज्य में वर्तमान में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 11,060 है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में 1100 कोरोना संक्रमित व्यक्ति इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। आपदा वित्तीय सलाहकार का निधन। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार ज्योतिंद्र कुमार का निधन मंगलवार की सुबह 1:45 बजे हो गया। 61 वर्षीय कुमार पिछले एक सप्ताह से एम्स में भर्ती थे। वे कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए थे। प्राधिकरण में शोक सभा का आयोजन किया गया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्यास जी ने निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि यह प्राधिकरण के लिए बड़ी क्षति है। प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कर्मियों से कहा गया कि हर हाल में कोरोना से बचने के दिशा निर्देश का पालन करें। पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश, कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बिहार चुनाव और त्योहारी सीजन को ले मोदी ने कोरोना से किया सचेत, कहा लॉकडाउन भले ही चला गया हो लेकिन वायरस नहीं गया है। कबीरदास के दोहे से लेकर रामचरितमानस तक का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आग, शत्रु, पाप और बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। त्योहारी मौसम और ठंड के साथ बढ़ते प्रदूषण में कोरोना संक्रमण की आशंका के बावजूद बेखौफ और बेपरवाह होते लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचेत कर दिया है। देश के नाम संबोधन में मंगलवार को उन्होंने अमेरिका, ब्राजील और यूरोपीय देशों का हवाला देते हुए कहा है कि तब तक निश्चित नहीं होना है जब तक कोरोना की वैक्सीन या दवा न आ जाए। उन्होंने कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर सुबह से देश की नजरें टिकी थी। तरह तरह की अटकलों का बाजार भी गर्म था, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद को कोरोना के प्रति जागरूक तक सीमित रखा है। ध्यान रहे कि कुछ दिन पहले ही सरकार के स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत 95 करोड़ लोगों तक पहुंचने की योजना है। संभवतः इस क्रम में प्रधानमंत्री ने छोटा लेकिन अहम संदेश देते हुए कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लॉकडाउन भले ही चला गया हो लेकिन संक्रमण नहीं गया है। कई वीडियो में दिखाया गया है कि लोगों की सतर्कता कम कर दी गई है, जो परिवार के लिए खतरा है। लालू प्रसाद ने दाखिल की जमानत याचिका, राहत मिली तो होंगे रिहा। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। उनके अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत की गुहार लगाई है। याचिका में आधी सजा काट लेने और बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत की अपील की गई है। जब तक लालू को 3 मामलों में जमानत मिल चुकी है। अगर इस जमानत याचिका को अदालत को स्वीकृत किया तो वे जेल से रिहा हो सकते हैं। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद को 14 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आईपीसी में 7 साल और पीसी 1 में 7 साल की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं अलग अलग चलाने का निर्देश दिया गया है, जिसके चलते उन्हें कुल 14 साल की सजा मिली है। चुनाव प्रचार खत्म, मतदान कल।
बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मंगलवार की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। इसके साथ ही दोनों ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए पटना, नालंदा व नवादा जिले में मतदान केंद्रों को तैयार कर लिया गया है। मतदान केंद्रों की सुरक्षा को लेकर वीडियोग्राफी, लाइव टेलीकास्ट, माइक्रो ऑब्जर्वर व अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। खास बात यह है कि जो सरकारी कर्मी इन दोनों ही निर्वाचन क्षेत्र में से किसी एक के मतदान होंगे, वे चुनाव के दिन 22 अक्टूबर को अवकाश पर रह सकते हैं। बाकी अन्य कर्मी ड्यूटी पर रहेंगे। चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद प्रमंडलीय आयुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि चुनाव को लेकर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक तमाम व्यवस्थाएं की गई है। मतदान कार्य 8 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक होगा। इसके बाद मीठापुर स्थित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में बने ब्रजगृह सह मतगणना केंद्र पर मतपेटी को जमा करा दिया जाएगा। पटना के जिलाधिकारी सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि मतदान केंद्र के 200 मीटर के अंदर में किसी भी वाहन को आने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा लोग कहीं भी वाहन से परिचालन कर सकते हैं। किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। नए सत्र से सैनिक स्कूलों में लड़कियों का होगा प्रवेश। टेस्ट में शामिल होने के लिए 19 नवंबर तक करें आवेदन। 33 सैनिक स्कूलों में एंट्रेंस टेस्ट का जिम्मा एनटीए को। देश भर में सैनिक स्कूलों में नए सत्र 2021 से लड़कियों का एडमिशन होगा। लड़कियों का एडमिशन अभी केवल 6ठी क्लास से ही होगा। 9वीं में केवल लड़कों का एडमिशन होगा। नए सत्र में एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने के लिए लड़कियां ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। इसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही 33 सैनिक स्कूलों में एडमिशन के लिए आयोजित एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए आयोजित करेगी। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जाम 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सैनिक स्कूलों में कक्षा 6ठी से 9वीं में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा देश भर में 10 जनवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। 2022 के मैट्रिक अभ्यर्थी का 5 तक रजिस्ट्रेशन। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बढ़ा दी है। 9वीं में अध्ययनरत नियमित कोटि एवं स्वतंत्र कोटि के स्टूडेंट्स 5 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक थी, जिसे 5 नवंबर तक बोर्ड ने बढ़ा दिया है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब तक शुल्क जमा नहीं करना वाले स्टूडेंट भी 5 नवंबर तक शुल्क जमा कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान द्वारा ही रजिस्ट्रेशन भरा जाएगा। जिन विद्यालयों की मान्यता रद्द है या मान्यता वापस ली गई है, वहां से रजिस्ट्रेशन नहीं भरा जाएगा। 10वीं पास सीए फाउंडेशन कोर्स में करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। 2021 में 10वीं के बाद ही स्टूडेंट सीए के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे पहले सीए करने वाले स्टूडेंट को 12वीं के बाद रजिस्ट्रेशन करना होता था। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इसे मंजूरी दे दी है। बता दें कि ICAI प्रशासन ने कहा है कि इस प्रस्ताव के पीछे मूल उद्देश्य स्टूडेंट्स को 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद फाउंडेशन कोर्स में औपचारिक रूप से रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति देना था। स्टूडेंट्स 11वीं और 12वीं की पढ़ाई जारी रखते हुए फाउंडेशन कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट को काफ़ी मदद मिलेगी। खुद को अपडेट और जरूरी तकनीकी ज्ञान हासिल करने के साथ सीए फाउंडेशन कोर्स में बैठने के लिए पर्याप्त समय स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। 28 तक बढ़ाई गई 66वीं पीटी के आवेदन की तिथि। 66वीं संयुक्त पीटी प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन की तिथि 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 2 पदों में भी 66वीं के लिए अधियाचना में शामिल कर लिया गया है। इसके लिए रिक्तियों की संख्या अब बढ़कर 564 हो गई है। 31 अक्टूबर को मल्टी टास्किंग का रिजल्ट। एसएससी नई दिल्ली ने अपने 4 परीक्षाओं के रिजल्ट के प्रकाशन की तिथि मंगलवार को घोषित की है। परीक्षाओं और रिजल्ट की तिथि इस प्रकार है। मल्टी टास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन 31 अक्टूबर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेट सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक एग्जाम 13 नवंबर, जेई सिविल इलेक्ट्रॉनिकल और मैकेनिकल एग्जाम 2018 30 नवंबर, स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D एग्जाम 2018 30 नवंबर।
इग्नू में 25 अक्टूबर तक होगा नामांकन। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में छात्र 25 अक्टूबर तक नामांकन ले सकते हैं। इसके बाद नामांकन की तिथि विस्तारित होने की उम्मीद कम है। इसके अतिरिक्त एनओयू में 31 अक्टूबर तक डिस्टेंस कोर्स में नामांकन लिया जा सकता है। पटना विश्वविद्यालय के डीई को भी मान्यता मिल चुकी है। जल्द ही उसकी भी तिथि जारी कर दी जाएगी। संभवतः दुर्गा पूजा के बाद नामांकन शुरू हो जाएगा। आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि खबरों के लिए सबसे आगे सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।